नमस्ते, जय धन्वंतरी। अभी हम गर्भप्रद औषधियां के बारे में विचार करेंगे। साधारणता से दिव्य औषधि नाम बहवः प्रभेदा वृंदारकाणाम इव प्रस्फुरन्ति ज्ञात्वेति धीरैः अपास्य संशयम संभावनीय विविध प्रभावा। ये सारंगधर मुनि ने जो सारंगधर संहिता में बताया है कि दिव्य औषधियों के बहुत प्रभाव अलग अलग अंग पर होते हैं। तो कुछ औषधियां ऐसी है जो रज को शुद्ध करके बीज बनने की जो क्रिया है उसको स्वस्थ करती है, और जो गर्भाशय के दोषों को दूर करके, शुक्र के दोषों को दूर करके गर्भधारण क्रिया को आसान करती है। तो ये आयुर्वेद में ऐसी औषधियां बताई गई है। क्या है औषधियां, तो हम ये देखते हैं। स्त्रियों के लिए खास करके शतावरी है, नाक केसर है, लोद्र है, पुत्रंजीवक है, ये बहुत सारी औषधियां ऐसी है। अश्वगंधा है, यष्टि मधु है। ये बहनों के लिए, स्त्रियों के लिए ऐसी औषधियां है जो गर्भप्रद मानी जाती है। गर्भस्थापक गण करके एक गण दिया है, प्रजास्थापक गण भी उसको कहते हैं। तो प्रजा को स्थापन करने वाली औषधियां चरक संहिता में बताई गई है, प्रजास्थापन गण में। उसी तरह से पुरुषों को लेने के लिए कौचा, अश्वगंधा, शतावरी, पिपली मूल, यष्टि मधु इत्यादि औषधियों का वर्णन किया गया है। उस सबको लेकर एक चूर्ण जो बनाया है उसका नाम है धातु पुष्टि चूर्ण। तो धातु पुष्टि चूर्ण स्त्री और पुरुष ये दोनों को लेना है, और ये चूर्ण से जो गर्भाधान की प्रक्रिया आसान बनती है, शुक्र और रज की शुद्धि होती है। तो ये गर्भाधान से पूर्व में ये औषध सेवन करना है। दूसरा धातु पुष्टि प्राशन भी है कि यही औषधियों का एक प्राशन बनाया जाता है। उसमें और भी औषधियां पड़ती है कि मधु जैसे द्रव्य भी होते हैं उसमें सहायक। तो वो एक धातु पुष्टि प्राशन भी है। तीसरा एक रसतंत्र सार नामक ग्रंथ में, बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेद का ये ग्रंथ है, उसमें गर्भधारक योग करके एक कॉम्बिनेशन बताया है जिसमें रसिंदूर, जावित्री, जायफल इत्यादि औषधियां आती है, बहुमूल्य औषधियां है वो। उसको लेकर भी एक औषध बनाया है, वही सेम फॉर्मुलेशन में गर्भधारक योग नाम का। तो उसको, वो औषध को मेंसिस के बाद चौथे दिन से 7 की 8 दिन तक सेवन करना होता है कंटिन्यू। तो इससे गर्भधारण करने में आसानी होती है। गर्भधारक योग आप नाम याद रखिएगा। आगे पलाश के पत्ते का प्रयोग यहाँ हमने बता दिया है, लेकिन तो भी एक बार फिर से देख लेते हैं। पलाश के पत्ते रोज एक उसका रस लेने से मेंसिस के चौथे दिन से लेकर 8-10 दिन तक को ले सकते हैं। उससे भी गर्भधारण की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाती है पलाश के पत्तों से। ये प्रयोग भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में दिया है। आगे शिवलिंगी करके एक वनस्पति आती है, उसके बीज आते हैं, वो निगलने होते हैं। 7 से 11 बीज रोज खाली पेट, एम्प्टी स्टमक निगलने हैं। उसके ऊपर पानी न पिए तो भी चलेगा, पिए तो थोड़ा पी सकते, लेकिन चबाने नहीं है, उसको निगलने हैं। उसमें प्रोजेस्टेरोन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए औषधि गर्भ धारण करने में बहुत ही सहायक होती है। और गर्भावस्था में 3 महीने तक भी इसको ले सकते हैं, कोई हानि नहीं है। और शिवलिंगी के बीज बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको हम गर्भधारक बीज के नाम से जानते हैं। तो ये औषधियां गर्भावस्था के पूर्व में है। अब स्त्रियों के लिए कुछ औषधियां बताई, उसकी कैप्सूल है, उसका नाम ल्यूकोविन। पुरुष के लिए जो आती है वो विटाशक्ति। शिलाजीत दोनों के लिए है, तो गर्म ऋतु नहीं है तब दोनों शिलाजीत की कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। तो वो रज और शुक्र दोनों को बल देता है शिलाजीत। तो इतनी औषधियां अभी गर्भावस्था से पूर्व में है। ये मिलजुल कर जो कंपनियां बनाती है या और लोग जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करते हैं, उसके सारे योगों को चालकर पूज्य गुरुवर्य ने ये औषधि का योग बताया है। तो इसमें विशेषकर फल घृत का भी उपयोग होता है, जो हम
धातु पुष्टि प्राशन में करते हैं तो वो फलघृत का उपयोग होता है, अश्वगंधा घृत का उपयोग होता है। तो फलघृत भी बहुत ही उपयोगी है, वो बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेद की औषधि है फलघृत नाम की, उसको भी पूर्व में लेने का बताया है। बाकी जो जो बीमारियां है उससे रिलेटेड उसके लिए अलग अलग औषधियां आयुर्वेद में बताई है, जैसे नारसिंह चूर्ण है, कौचा पाक है, जैसे विभिन्न प्रकार के अलग अलग घृत है, अलग अलग प्रकार के रस है। तो ये सारी औषधियां आयुर्वेद में बताई है। प्रायः ये औषधियों से ही गर्भाधान प्रक्रिया सरल आसान हो जाती है। तो ये आसानी से सबको मिल सके इसलिए संस्कृत गुरुकुलम ने ये एक पूरा प्रकल्प कि आसान से आसान तरीके से कोई भी प्रकार की विशेष प्रोसेस के बिना ही गर्भधारण की क्रिया हो, क्योंकि ये कुदरती है। पशुओं में, पक्षियों में ये कुदरती रीत से हो जाती है, उसके लिए कोई विशेष चिकित्सा की जरूरत नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि उसका आहार कुदरती है। तो आहार भी कुदरती चाहिए, प्राकृतिक चाहिए, ऋतु अनुसार चाहिए, प्रकृति अनुसार चाहिए। तो वो आहार के बारे में तो हम अभी देखने वाले हैं कि कैसा आहार चाहिए गर्भावस्था में या पहले की तो बात हमने बता दी कि क्या है, तो गर्भाधान प्रक्रिया आसान बनती है, लेकिन गर्भावस्था में भी विकास के लिए ऐसा आहार चाहिए। तो गर्भावस्था से पूर्व में ये विशेष सेवनीय औषधियां होती है, इसके कारण गर्भधारण की प्रक्रिया सरल बन जाती है। अब विहार की बात कि गर्भाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ विहार छोड़ने हैं। जैसे आवेगों को रोकना, मलमूत्र आदि आवेगों को रोकते हैं तो उसका भी प्रभाव गर्भाशय पर होता है, तो बाधाएं आती है। ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी अंतस्रावी ग्रंथियों का इनबैलेंसिंग होता है और गर्भाधान की प्रक्रिया में बहुत ही बाधा आती है। तो कुछ द्रव्य ऐसे है, कुछ एलोपैथ दवाई की साइड इफेक्ट्स होती है, जो विभिन्न प्रकार के संतति नियमन के साधन होते हैं, उसका भी दुष्प्रभाव गर्भाशय पर होता है। तो हो सकता है तो ये सभी का उपयोग बंद करके गर्भाधान की प्रक्रिया सरल बने, इसलिए गर्भाशय शोधक औषधि, गर्भाशय शोधक आहार का सेवन करें। तो इतनी औषधियां बताई है, और भी औषधियां है, लेकिन सामान्यता से इतनी औषधियों में से ही कार्य हो जाता है। तो मुख्यता से जितनी औषधि थी उसका निरूपण कर दिया है। अब गर्भावस्था में क्या क्या करना चाहिए ये हम आगे देखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।